जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आपको मालूम होगा 21 सितंबर 2023 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक लेटर इशू किया था। इस लेटर को आप अब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हमने इस लेटर पर पिछले वीडियो में चर्चा की थी। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो इस लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम चर्चा को आगे लेकर जाएंगे और 3 मुद्दों पर डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट्स में बांटा है जो इस प्रकार है। पार्ट 1 में मैं आपको बताऊंगा कि डिसेबिलिटी पेंशन और इंपेयरमेंट रिलीफ को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। पार्ट 2 में बताऊंगा कि कैपिटलाइज्ड इंपेयरमेंट रिलीफ क्या होता है और इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है। और पार्ट 3 में बताऊंगा कि लिबरलाइज्ड डिसेबिलिटी पेंशन और लिबरलाइज्ड इंपेयरमेंट रिलीफ क्या होते हैं। तो चलिए पार्ट 1 से शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि डिसेबिलिटी पेंशन और इंपेयरमेंट रिलीफ को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। मैंने आपको पिछले वीडियो में डिसेबिलिटी पेंशन और इंपेयरमेंट रिलीफ के अंतर को बताया था। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है उनके लिए इस अंतर को संक्षेप में दोहरा देता हूं। इन दोनों चीजों में समानता ये है कि दोनों को कैलकुलेट करने का तरीका और अमाउंट बराबर होते हैं, लेकिन इनमें 3 महत्वपूर्ण अंतर हैं। नंबर 1, इंपेयरमेंट रिलीफ तब मिलता है जब डिसेबिलिटी 20% या उससे ज्यादा है और डिसेबिलिटी मिलने के बाद सैनिक की सर्विस कंटिन्यू रहती है। डिसेबिलिटी पेंशन तब मिलती है जब सैनिक को डिसेबिलिटी के कारण इनवैलिड आउट कर दिया जाता है। नंबर 2, डिसेबिलिटी पेंशन टैक्स फ्री होती है। इंपेयरमेंट रिलीफ के साथ मिलने वाली पेंशन टैक्स फ्री नहीं होती। नंबर 3, पूरी डिसेबिलिटी पेंशन पर डियरनेस रिलीफ यानी डीआर मिलता है, लेकिन इंपेयरमेंट रिलीफ पर डीआर नहीं मिलता। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात क्लियर करना चाहूंगा। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि डिसेबिलिटी पेंशन और इंपेयरमेंट रिलीफ में एक और अंतर है और वो है फैमिली पेंशन का। लेकिन 21 सितंबर 2023 के इस लेटर के कारण फैमिली पेंशन की कैलकुलेशन में कोई बदलाव नहीं आया है। क्यों? क्योंकि फैमिली पेंशन मिलती है सैनिक के डेथ के बाद, और सैनिक की डेथ के बाद डिसेबिलिटी एलिमेंट और इंपेयरमेंट रिलीफ दोनों मिलने बंद हो जाएंगे। इसलिए फैमिली पेंशन की कैलकुलेशन अब भी वैसे ही होगी जैसे 21 सितंबर 2023 से पहले होती थी। तो ये था पिछले वीडियो पर स्पष्टीकरण। डिसेबिलिटी पेंशन की कैलकुलेशन के लिए एक बात जानना जरूरी है और वो है ब्रॉड बैंडिंग ऑफ डिसेबिलिटी। ब्रॉड बैंडिंग पर गवर्नमेंट ने 27 दिसंबर 2023 को एक लेटर इशू किया था। इस लेटर को आप अब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैंने इस लेटर का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है, इसे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। इस लेटर के अनुसार डिसेबिलिटी की ब्रॉड बैंडिंग इस प्रकार से की जाएगी। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अगर किसी सैनिक की डिसेबिलिटी 50% या उससे कम है तो उसे डिसेबिलिटी पेंशन की कैलकुलेशन के लिए माना जाएगा 50% यानी 50%। इसका अर्थ है कि डिसेबिलिटी चाहे 20% हो या 50%, डिसेबिलिटी की कैलकुलेशन 50% के हिसाब से की जाएगी। इसी तरह अगर डिसेबिलिटी 50% से ज्यादा है और 75% या उससे कम है तो डिसेबिलिटी की कैलकुलेशन के लिए उसे 75% माना जाएगा। और अगर डिसेबिलिटी 75% से ज्यादा है और 100% या उससे कम है तो डिसेबिलिटी की कैलकुलेशन के लिए उसे 100% माना जाएगा। तो इसे कहते हैं ब्रॉड बैंडिंग ऑफ डिसेबिलिटी। अभी कैलकुलेशन दिखाऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा। याद रखने वाली बात यह है कि इंपेयरमेंट रिलीफ तभी मिलेगा जब डिसेबिलिटी 20% या उससे ज्यादा हो। यानी इंपेयरमेंट रिलीफ के लिए अगर डिसेबिलिटी 20% से कम है तो उसे ब्रॉड बैंडिंग करके 50% नहीं माना जाएगा। तो चलिए कैलकुलेशन के लिए मैं एक गणित की नोटबुक खोलता हूं जिसे कंप्यूटर की भाषा में कहते हैं एक्सेल शीट। इस शीट के लिंक को मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगर आपके पास कंप्यूटर है तो आप इसे डाउनलोड करके रख सकते हैं। फायदा यह है कि जब आप अपनी पे और डिसेबिलिटी को इस शीट में डालेंगे तो कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली हो जाएगी। लेकिन अगर कंप्यूटर नहीं है तो यह कैलकुलेशन बहुत आसान है, आप इसे अपनी डायरी में भी कर सकते हैं। तो ये आ गई गणित की नोटबुक आपकी स्क्रीन पर। तो ये है हवलदार गुरुंग का डिसेबिलिटी पेंशन का कैलकुलेशन। हवलदार गुरुंग की एज है 45 ईयर्स अगले बर्थडे को। उनकी डिसेबिलिटी है 60%, 60% और उन्हें इस डिसेबिलिटी के लिए इनवैलिड आउट किया जा रहा है। क्योंकि वो इनवैलिड आउट किए जा रहे हैं, उनको डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगी। कैसे कैलकुलेट की जाएगी, चलिए देखते हैं।
तो सबसे पहली टेबल में मैंने उनकी पे इन सर्विस दिखाई है, जो कि बेसिक पे, मिलिट्री सर्विस पे और छोटे मोटे एलिमेंट जैसे एक्स ग्रुप पे और क्लासिफिकेशन अलाउंस को मिलाकर टोटल है 50,000 रुपए। अब पहली याद रखने वाली बात यह है कि डिसेबिलिटी पेंशन में दो एलिमेंट होते हैं, सर्विस एलिमेंट और डिसेबिलिटी एलिमेंट। तो जो पहला टेबल है उसके अंदर मैंने सर्विस एलिमेंट कैलकुलेट किया है, जो कि बहुत सरल है। वो सर्विस पेंशन के बराबर होता है, यानी लास्ट ड्रॉन सैलरी का 50%। तो क्योंकि हवलदार गुरंग की लास्ट ड्रॉन सैलरी 50,000 रुपए थी, तो उनका पेंशन का सर्विस एलिमेंट बनेगा 50,000 रुपए का 50%, यानी 25,000 रुपए। तो ये था सर्विस एलिमेंट। अब आते हैं अगली टेबल पर, जो है डिसेबिलिटी एलिमेंट का कैलकुलेशन। इसमें मैं आपको लाइन बाय लाइन बताता हूं। तो सबसे ऊपर वाली लाइन में मैंने लिखा है फॉर 100% डिसेबिलिटी 30%। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि रूल्स के हिसाब से अगर किसी सैनिक की डिसेबिलिटी 100% है तो उसको डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगी लास्ट ड्रॉन सैलरी का 30%, 100% डिसेबिलिटी के लिए। तो अगली लाइन में हमने लिखा है कि 100% डिसेबिलिटी के लिए अमाउंट कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा हवलदार गुरंग का लास्ट ड्रॉन सैलरी यानी 50,000 रुपए गुणा 30%। तो 50,000 रुपीज को 30% से मल्टीप्लाई किया तो अमाउंट आ गया 15,000 रुपए। तो ये अमाउंट हवलदार गुरंग को मिलता अगर उनकी डिसेबिलिटी होती 100%, पर उनकी डिसेबिलिटी 100% नहीं है, उनकी डिसेबिलिटी है 60%, जो कि मैंने अगली लाइन में लिख दी है। अब उससे अगली लाइन में लिखा है ब्रॉड बैंडेड डिसेबिलिटी। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि अगर डिसेबिलिटी 50% से ज्यादा और 75% या उससे कम है तो डिसेबिलिटी पेंशन की कैलकुलेशन के लिए उसे माना जाएगा 75%, यानी 75%। तो वो हमने अगली लाइन में लिख दी है 75%। अब हवलदार गुरंग का डिसेबिलिटी एलिमेंट कैलकुलेट करने के लिए हमने 15,000 को गुणा कर दिया 75% से, तो उनका डिसेबिलिटी एलिमेंट आ गया 11,250 रुपए। और डिसेबिलिटी पेंशन कितनी बनेगी? डिसेबिलिटी पेंशन निकालने के लिए हमने सर्विस एलिमेंट और डिसेबिलिटी एलिमेंट को जोड़ दिया, तो टोटल डिसेबिलिटी पेंशन हवलदार गुरंग को 36,250 रुपए यानी 36,250 रुपीज मिल जाएगी। अब इसके नीचे मैंने 3 इंपॉर्टेंट नोट्स लिखे हैं। वो क्या है? नंबर 1, डिसेबिलिटी पेंशन उस सैनिक को मिलती है जिसकी बीमारी या इंजरी फौजी नौकरी के कारण होती है और जिसे उस डिसेबिलिटी के कारण नौकरी से इनवैलिड आउट कर दिया जाता है। नंबर 2, पूरी की पूरी पेंशन यानी सर्विस एलिमेंट और डिसेबिलिटी एलिमेंट, पूरी डिसेबिलिटी पेंशन टैक्स फ्री होगी, उस पर कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगेगा। और नंबर 3, पूरी डिसेबिलिटी पेंशन यानी सर्विस एलिमेंट और डिसेबिलिटी एलिमेंट पर डियरनेस रिलीफ यानी डीआर मिलेंगे। तो ये था डिसेबिलिटी पेंशन का कैलकुलेशन। अब आते हैं इंपेयरमेंट रिलीफ की कैलकुलेशन पर। और हवलदार गुरंग को इंपेयरमेंट रिलीफ कब मिलेगा? जब उनको डिसेबिलिटी तो मिली पर उनकी नौकरी कंटिन्यू रही। तो जब इनवैलिड आउट किए गए तो डिसेबिलिटी पेंशन, और जब सर्विस कंटिन्यू रही तो उन्हें इंपेयरमेंट रिलीफ मिला। अब जैसा कि मैंने पहले बताया था, डिसेबिलिटी एलिमेंट और इंपेयरमेंट रिलीफ के अमाउंट में कोई डिफरेंस नहीं होता, दोनों बराबर होते हैं। तो ये है हवलदार गुरंग का इंपेयरमेंट रिलीफ का कैलकुलेशन। उसमें और इसमें फर्क सिर्फ इतना है कि डिसेबिलिटी पेंशन तब मिली थी जब हवलदार गुरंग को नौकरी से इनवैलिड आउट कर दिया गया था, पर इस केस में हालांकि उनको 60% डिसेबिलिटी मिली है पर उनकी नौकरी कंटिन्यू रही है, इसलिए उन्हें डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिलेगी, उन्हें इंपेयरमेंट रिलीफ मिलेगा। और मैं पहले बता चुका हूं कि डिसेबिलिटी एलिमेंट और इंपेयरमेंट रिलीफ के अमाउंट में कोई अंतर नहीं होता है। डिसेबिलिटी एलिमेंट भी पिछली टेबल में 11,250 रुपए था और इस टेबल में आप देख सकते हैं कि इंपेयरमेंट रिलीफ भी 11,250 रुपए है। लेकिन 3 अंतर हैं। वो क्या अंतर है वो मैंने नोट्स में लिख दिए हैं। नंबर 1, इंपेयरमेंट रिलीफ उस सैनिक को मिलता है जिसकी बीमारी या इंजरी फौजी नौकरी के कारण तो हुई है लेकिन उसकी सर्विस चालू रही, यानी उसे नौकरी से इनवैलिड आउट नहीं किया गया। नंबर 2, ये पूरी की पूरी पेंशन पर टैक्स लगेगा। क्यों? क्योंकि इंपेयरमेंट रिलीफ पेंशन नहीं है और इनकम टैक्स का रूल ये कहता है कि सिर्फ डिसेबिलिटी पेंशन ही टैक्स फ्री होगी, तो इसलिए इस पूरी पेंशन पर टैक्स लगेगा।
और नंबर 3, इंपेयरमेंट रिलीफ पर डियरनेस रिलीफ नहीं मिलेगा। तो ये था पार्ट 1। आगे बढ़ने से पहले मेरी ओर से एक रिक्वेस्ट, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दूसरा, अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने वीडियोस में कोई टॉपिक कवर करूं तो कमेंट्स में लिखिए, मैं पक्का उन टॉपिक्स को भविष्य में कवर करूंगा। थैंक यू। ग्रेट। तो अब आते हैं पार्ट 2 पर और देखते हैं कि कैपिटलाइज्ड इंपेयरमेंट रिलीफ क्या होता है और इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो पहली बात तो ये होता क्या है। इंटाइटलमेंट रूल्स 2023 के अनुसार जब भी किसी सैनिक को डिसेबिलिटी मिलेगी तो उसका मेडिकल बोर्ड किया जाएगा, जैसे पहले होता था। यही बोर्ड डिसेबिलिटी देगा। इस बोर्ड को कहते हैं रिटेंशन कम इंपेयरमेंट असेसमेंट बोर्ड। ये मेडिकल बोर्ड डिसाइड करेगा कि डिसेबिलिटी के बावजूद सैनिक फौजी नौकरी के काबिल है। अगर सैनिक की सर्विस कंटिन्यू रहती है तो उसे 2 चॉइस मिलेंगी। या तो आप रिटायरमेंट के बाद इंपेयरमेंट रिलीफ ले सकते हो, उसका कैलकुलेशन हमने कुछ देर पहले देखा था। दूसरी चॉइस है कि आप इंपेयरमेंट रिलीफ का पैसा लमसम ले लें। इस लमसम पेमेंट को कहते हैं कैपिटलाइज्ड इंपेयरमेंट रिलीफ। ये कम्यूटेशन की तरह होता है। रिटायरमेंट के समय आप अपनी 50% तक की पेंशन को कम्यूट करके उसके बदले में एक मोटी रकम ले सकते हैं। इसी तरह डिसेबिलिटी मिलने पर आप इंपेयरमेंट रिलीफ के बदले में एक मोटी रकम एक ही बार में ले सकते हैं। लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि आपने एक बार ये चॉइस कर ली तो इसे फाइनल माना जाएगा, और एक बार आपने ये मोटी रकम ले ली तो आपको पेंशन के बाद मंथली इंपेयरमेंट रिलीफ नहीं मिलेगा। अब इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि मोटी रकम लेने में फायदा है या पेंशन के बाद मंथली रकम लेने में। तो चलिए कैलकुलेशन को देखते हैं, इससे क्लियर हो जाएगा कि आपके लिए क्या ज्यादा फायदेमंद है। उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट बात, जैसा कि मैंने बताया, डिसेबिलिटी पेंशन और इंपेयरमेंट रिलीफ की कैलकुलेशन के लिए डिसेबिलिटी को ब्रॉड बैंड किया जाता है, लेकिन कैपिटलाइज्ड इंपेयरमेंट रिलीफ की कैलकुलेशन के लिए डिसेबिलिटी को ब्रॉड बैंड नहीं किया जाता है। कैलकुलेशन दिखाता हूं, उसमें और क्लियर हो जाएगा। तो कैलकुलेशन के लिए अपनी गणित की नोटबुक फिर से खोलते हैं, और ये आ गई गणित की नोटबुक आपकी स्क्रीन पर। तो इस केस में हवलदार गुरुंग का मेडिकल बोर्ड हुआ, उन्हें डिसेबिलिटी 60% मिली, उन्हें सर्विस में रिटेन किया गया, यानी इनवैलिड आउट नहीं किया गया, और उन्होंने ऑप्शन दिया कि मैं पेंशन के बाद मंथली बेसिस पर इंपेयरमेंट रिलीफ नहीं लूंगा, उसके बदले में मैं अभी एक लमसम रिलीफ लूंगा जिसे कहेंगे कैपिटलाइज्ड इंपेयरमेंट रिलीफ। तो उसे कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, चलिए देखते हैं। तो पहली टेबल के अंदर वही पहले की तरह मैंने लिखा है कि उनकी लास्ट ड्रॉन सैलरी टोटल कितनी थी, वो थी 50,000 रुपए। अब आते हैं उसकी अगली टेबल पर और देखते हैं कि उनका कैपिटलाइज्ड इंपेयरमेंट रिलीफ कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो पहली लाइन में मैंने लिखा है फॉर 100% डिसेबिलिटी 30%। ये पहले की तरह ही है कि कैपिटलाइज्ड इंपेयरमेंट रिलीफ अगर 100% डिसेबिलिटी है तो लास्ट ड्रॉन सैलरी का 30% मिलेगा। तो वो मैंने पहली लाइन में लिख दिया है। सेकेंड लाइन में उनकी डिसेबिलिटी कितनी है, 60%। अभी मैंने ग्रीन में हाईलाइट करके लिखा है, जो आपको पहले भी बताया था कि कैपिटलाइज्ड इंपेयरमेंट रिलीफ निकालने के लिए डिसेबिलिटी की ब्रॉड बैंडिंग नहीं की जाती है, तो इसलिए 60% डिसेबिलिटी को 75% नहीं माना जाएगा। तो इसमें 60% मैंने लिख दिया है। उसके अगली लाइन में मैंने लिखा है नंबर ऑफ मंथ्स इन ए ईयर। एक साल में कितने महीने होते हैं, 12। और अगला जो लाइन है उसमें मैंने लिखा है कम्यूटेशन फैक्टर। अब ये कम्यूटेशन फैक्टर उन लोग को मालूम होगा जिन्होंने पेंशन पर मेरा कम्यूटेशन वाला वीडियो देखा था। इस कम्यूटेशन फैक्टर को निकालते हैं कम्यूटेशन टेबल से, जिसे अब आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इस टेबल में जैसा कि मैंने बताया है, एज ऑन नेक्स्ट बर्थडे हवलदार गुरुंग की कितनी है, 45 ईयर्स। और इसमें जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है ग्रीन में, उसमें आप देख पा रहे हैं कि 45 ईयर्स के अगेंस्ट जो उसके सामने लिखा हुआ है उसे बोलते हैं कम्यूटेशन फैक्टर, वो है 8.996। तो अब हम अपनी टेबल पर वापस आते हैं। उस 8.996 को मैंने यहां पर एंटर कर दिया है। तो कैपिटलाइज्ड इंपेयरमेंट रिलीफ निकालने के लिए अब हम इन सब को गुणा कर देंगे। किस किस को, 50,000, 30%, 60%, 12
और 8.996, इन पांचों को जब हम गुणा करेंगे तो वो अमाउंट निकल कर आ जाएगा 9,71,568 रुपए, यानी 9,71,568 रुपीज। ये हवलदार गुरंग को वन टाइम कैपिटलाइज्ड इंपेयरमेंट रिलीफ मिल जाएगा। अब एक लास्ट इंपॉर्टेंट बात, जो मैंने पहले भी एक सवाल किया था कि आपके लिए इंपेयरमेंट रिलीफ मंथली बेसिस पे लेना फायदेमंद है या फिर कैपिटलाइज्ड लमसम अमाउंट लेना फायदेमंद है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हवलदार गुरंग को कैपिटलाइज्ड इंपेयरमेंट रिलीफ मिला है 9,71,568 रुपए, जबकि पिछली शीट में हमने देखा था उसे मंथली इंपेयरमेंट रिलीफ मिल रहा था 11,250 रुपए। तो अगर हम 9,71,568 को डिवाइड करते हैं 11,250 से, तो निकल के आता है 86, यानी हवलदार गुरंग को 86 महीने 86 मंथ्स का इंपेयरमेंट रिलीफ लमसम मिल रहा है। 86 मंथ्स का मतलब है करीब करीब 7 साल। पर रिटायरमेंट के बाद पूरी उम्मीद है कि आप 20 से 30 साल तक जीवित रहेंगे। तो अगर आप कैपिटलाइज्ड इंपेयरमेंट रिलीफ ले लेते हैं तो आपको केवल 7 साल का इंपेयरमेंट रिलीफ मिल रहा है और आगे आने वाले 30 साल तक कुछ भी नहीं मिलेगा। तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि जब भी डिसेबिलिटी मिलती है और आपको ये ऑप्शन दिया जाता है कि पेंशन के बाद इंपेयरमेंट रिलीफ लेना है या अभी एक लमसम अमाउंट लेना है, तो आपको ऑप्शन लेना चाहिए कि मेरे को अभी लमसम अमाउंट नहीं चाहिए, मुझे पेंशन के बाद मंथली बेसिस पर इंपेयरमेंट रिलीफ दिया जाए। तो ये था पार्ट 2 और अब आते हैं पार्ट 3 पर और संक्षेप में देखते हैं कि लिबरलाइज्ड डिसेबिलिटी पेंशन और लिबरलाइज्ड इंपेयरमेंट रिलीफ क्या होते हैं। तो ये तब मिलते हैं जब सैनिक की इंजरी या बीमारी ऑपरेशनल एरिया में तो हुई है पर दुश्मन के खिलाफ ऑपरेशंस में नहीं। जैसे कश्मीर वैली में सैनिक कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन में हिस्सा ले रहा था और सांप ने काट लिया, या हाई एल्टीट्यूड एरिया में पोस्टेड था और फ्रॉस्ट बाइट हो गया जिसके कारण हाथ की एक उंगली काटनी पड़ी। अगर यही इंजरी दुश्मन की गोली लगने से होती तो वॉर इंजरी पेंशन मिलती। वॉर इंजरी पेंशन के बारे में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। बहरहाल ये था लिबरलाइज्ड डिसेबिलिटी पेंशन का अर्थ। तो ऐसी ऑपरेशनल एरिया की इंजरी के कारण अगर सैनिक इनवैलिड आउट कर दिया जाता है तो उसे लिबरलाइज्ड डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगी, और अगर उसकी सर्विस कंटिन्यू रहती है तो उसे लिबरलाइज्ड इंपेयरमेंट रिलीफ मिलेगा। इन दोनों को कैलकुलेट करने का तरीका ठीक वैसा ही है जैसा डिसेबिलिटी पेंशन और इंपेयरमेंट रिलीफ का था, लेकिन एक फर्क है और वो ये है कि लिबरलाइज्ड डिसेबिलिटी पेंशन लास्ट ड्रॉन सैलरी का 80% से कम नहीं हो सकती। यानी अगर सैनिक को ऑपरेशनल एरिया में इंजरी हुई और उसे इनवैलिड आउट किया गया तो उसे कम से कम अपनी लास्ट ड्रॉन सैलरी का 80% यानी 80% पेंशन मिलेगी, सर्विस एलिमेंट और डिसेबिलिटी एलिमेंट को मिलाकर। उदाहरण देकर समझाता हूं। मान लीजिए नायक पवार इनवैलिड आउट किए जा रहे हैं और उनकी लास्ट ड्रॉन सैलरी 1 लाख रुपए पर मंथ है, लेकिन जब उनकी डिसेबिलिटी के अनुसार डिसेबिलिटी पेंशन कैलकुलेट की गई तो वो आई 70,000 रुपए, तो भी उन्हें पेंशन 80,000 रुपए मिलेगी, क्योंकि लिबरलाइज्ड डिसेबिलिटी पेंशन 1 लाख रुपए का 80% यानी 80,000 रुपए से कम नहीं हो सकती। तो ये था डिसेबिलिटी पेंशन और लिबरलाइज्ड डिसेबिलिटी पेंशन में अंतर। ग्रेट, तो ये था आज का वीडियो। एंड करने से पहले 2 इंपॉर्टेंट बातें एक बार दोहरा देता हूं। नंबर 1, अगर डिसेबिलिटी के कारण सैनिक को इनवैलिड आउट कर दिया जाता है तो उसे डिसेबिलिटी पेंशन मिलती है, लेकिन अगर उसकी सर्विस कंटिन्यू रहती है तो उसे इंपेयरमेंट रिलीफ मिलता है। अगर यही इंजरी ऑपरेशनल एरिया में होती है तो सैनिक को लिबरलाइज्ड डिसेबिलिटी पेंशन या लिबरलाइज्ड इंपेयरमेंट रिलीफ मिलते हैं। नंबर 2, जब आपको डिसेबिलिटी मिलती है और आपकी नौकरी कंटिन्यू रहती है तो आप उस डिसेबिलिटी के बदले एक मोटी रकम ले सकते हैं। इसे कहते हैं कैपिटलाइज्ड इंपेयरमेंट रिलीफ। याद रखने वाली बात यह है कि अगर आपने कैपिटलाइज्ड इंपेयरमेंट रिलीफ ले लिया तो आपको रिटायरमेंट के बाद मंथली इंपेयरमेंट रिलीफ नहीं मिलेगा। अगले वीडियो में हम वॉर इंजरी पेंशन और वॉर इंजरी रिलीफ पर चर्चा करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें।